नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 21 दिसंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फिस्कल फेडरलिज्म से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया और सेंट्रल एशिया रिलेशंस से संबंधित। और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल इनइक्वालिटीज से संबंधित। इसके अलावा इस आर्टिकल में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट भी हम जानेंगे। ये आज का कोट है आइंस्टाइन का, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। लेम का मतलब होता है बहुत कमजोर। मान लीजिए किसी को चोट लगी है तो वो चल ना सके, बहुत कमजोर हो गया है, तो उसे लेम बोल सकते हैं। जैसे बोलते नहीं, लेम एक्सक्यूज है, घटिया एक्सक्यूज है, कमजोर एक्सक्यूज है। तो साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। दोनों को साथ साथ चलना होगा, रिलीजन को भी और साइंस को भी। तो कभी दोनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करना हो तब आप आइंस्टाइन का ये जो कोट है वो इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फेडरलिज्म से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, शुरुआत में आर्टिकल में एक एनेक्डोट का जिक्र है। इस एनेक्डोट का इस्तेमाल आप ऐसे में कर सकते हो जब फेडरलिज्म से संबंधित कोई ऐसे आपको लिखना है। एनेक्डोट ये है, जब संविधान बनने की प्रोसेस चल रही थी ना, तो उस समय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में मुस्लिम लीग के एक मेंबर बी पोकर साहिब ने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स के बारे में अपने कंसर्न्स जाहिर किए थे। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स का क्या मतलब होता है? मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट पर आरोप लगता है कि वो सारी जो पावर्स हैं अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट कर लेती हैं और स्टेट से उनकी जो पावर है वो छीन ली जाती है। तो उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा था, अब तो देखो चूंकि हमें आज़ादी मिल गई है ब्रिटिशर्स से, अब अगर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को ख़त्म किया जाता है, यानी अलग अलग जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनकी ऑटोनॉमी को अगर ख़त्म किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथों में पावर कॉन्सेंट्रेट करती है, तो ये तो टोटलिटेरियनिज्म के समान होगा। मैं आपसे पूछूं, टोटलिटेरियनिज्म का क्या मतलब होता है? कई बार देखो ऐसा होता है हमारे साथ, अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ मुझे मतलब तो पता है, लेकिन सिर्फ मतलब पता होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आंसर्स में तो आपको डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी ना। तो इतनी कैपेबिलिटी हमारी जरूर होनी चाहिए। देखो, हम किसी भी कंसेप्ट को प्रिसाइज लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिख सकें और बता भी सकें, क्योंकि इंटरव्यू में तो बताना पड़ेगा ना। टोटलिटेरियनिज्म की डेफिनेशन ये है, ये एक फॉर्म ऑफ रूल है जिसमें गवर्नमेंट कंप्लीट कंट्रोल इस्टेब्लिश करती है सोसाइटी के ऊपर। इसके अलावा इंडिविजुअल लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर, चाहे वो पब्लिक लाइफ हो या फिर प्राइवेट लाइफ हो। टोटलिटेरियन रूल में देखो, सरकार इंडिविजुअल्स को कम फ्रीडम देती है। सरकार चाहती है कि सिटीजन्स जो हैं वो पूरी तरह से अपने जो राइट्स हैं सबऑर्डिनेट कर दें, मतलब अपने राइट्स को छोड़ दें सरकार के सामने, सरकार जो बोले वही सही है। तो इसके बाद वैसे पॉइंट आप समझ गए ना। पॉइंट ये था कि अगर आज़ादी के बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी छीनी जाती है रीजनल गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथों में पावर कंसंट्रेट करती है, तो इंडिया टोटलिटेरियन रूल के पथ पर आगे बढ़ेगा। और राइटर के अनुसार कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है। राइटर कहते हैं, पिछले कुछ समय में यूनियन गवर्नमेंट ने फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को वायलेट किया है, स्पेशली फिस्कल फेडरलिज्म के। फेडरलिज्म का क्या मतलब है बताइए, क्या डेफिनेशन लिखोगे? फेडरलिज्म जब देखो किसी देश में होता है ना, तो 2 या 2 से अधिक टियर्स ऑफ गवर्नमेंट ना आपस में पावर शेयर करते हैं। जैसे हमारे देश में यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बाद पंचायती राज बॉडीज भी हैं। 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद इनको भी संविधान में जगह मिली। तो ये सारी जो टियर्स हैं गवर्नमेंट्स की, ये आपस में पावर शेयर करती हैं, अपने अपने एलोकेटेड स्फीयर में काम करती हैं। शेड्यूल 7 जो है पावर्स डिवाइड करता है सेंटर और स्टेट्स के बीच। देखो, एक बात यहां पे आपको बताता हूं, ये जो टियर्स ऑफ गवर्नमेंट है ना, पावर लेते हैं संविधान से, ये कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। तो ये फेडरलिज्म का मतलब है। तो राइटर के अनुसार यूनियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए हैं फेडरलिज्म के अगेंस्ट। जैसे देखो, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं जिसमें पैसा शेयर होता है स्टेट्स का और सेंटर का, राइटर के अनुसार यूनियन गवर्नमेंट ने पिछले कुछ महीनों में स्टेट्स का शेयर तो इंक्रीज कर दिया है और सेंटर का शेयर कम कर दिया है। मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाने के लिए, जैसे मनरेगा है, स्टेट्स को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, सेंटर को कम पैसा देना पड़ता है। 15th फाइनेंस कमीशन की
रेफरेंस, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऐसी हैं कि जो विभिन्न स्टेट्स के अगेंस्ट जाती हैं। इसके अलावा बिना पूछे डिमोनेटाइजेशन एप्लीकेबल कर दिया, जीएसटी ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया, स्मार्ट सिटीज़ मिशन के इंप्लीमेंटेशन में स्टेट्स की पावर जा रही है, जीएसटी कंपनसेशन के तहत स्टेट्स को जो रेवेन्यू जाना चाहिए वो काफ़ी डिले से जाता है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम आ रही है, इसकी वजह से भी स्टेट्स की जो पावर्स हैं वो कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट राइटर ये देते हैं, कोविड-19 की पहली जब वेव आई थी तो उस समय तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी मनमानी की, टेस्टिंग किट्स और दूसरे इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर करने में, वैक्सीनेशन के मामले में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इन्वोक करने में, और अनप्लान ढंग से बिना स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट किए नेशनल लॉकडाउन लगा दिया गया। लेकिन जब दूसरी वेव आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहना स्टार्ट कर दिया कि हेल्थ तो स्टेट सब्जेक्ट है, विभिन्न जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कोविड-19 से अपने आप से निपटें। इसके अलावा बहुत सारे एक्ट्स हाल फिलहाल में बने हैं पार्लियामेंट के थ्रू, जिनसे स्टेट्स की जो ऑटोनॉमी है वो कमज़ोर होती है, यानी स्टेट्स के पास से जो पावर्स हैं वो जा रही हैं। जैसे बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट 2021, इंडियन मैरीन फिशरीज बिल 2021, मतलब सारे एक्ट्स नहीं हैं, इनमें से कुछ बिल भी हैं, ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020, डैम सेफ्टी बिल 2019, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी। तो ये जो एक्ट्स और बिल्स हैं ना, ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में पावर्स सेंट्रलाइज करते हैं और स्टेट्स की जो ऑटोनॉमी है वो कमज़ोर होती है। इसके अलावा राइटर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का इशू उठाते हैं कि जो कोऑपरेटिव्स हैं ये तो स्टेट डोमेन में आते हैं, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग से एक मिनिस्ट्री बना दी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, और अब तो आरबीआई भी डायरेक्टिव्स दे रहा है कोऑपरेटिव्स को। तो ये स्टेट्स के द्वारा समझा जा रहा है कि कोऑपरेटिव सेक्टर का जो डोमेन है वो स्टेट गवर्नमेंट से छीनने वाली चीज है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो डिमोनेटाइजेशन के कारण ऑलरेडी काफी बुरी स्थिति में था, अब आरबीआई के डायरेक्टिव्स के बाद सिचुएशन और खराब होगी, ऐसा राइटर का मानना है। नेक्स्ट पॉइंट टैक्स की शेयरिंग से संबंधित है। देखो आपको पता है सेंटर और स्टेट्स आपस में टैक्स जो शेयर करते हैं वो किस फॉर्मूले पे करते हैं, 41% डिविजनल पूल से मिलेगा विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स को और बाकी बचा हुआ मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन देखो आपको ये चीज भी पता है, सेस और सरचार्ज का जो रेवेन्यू होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ शेयर नहीं करना पड़ता। सेस मतलब टैक्स ऑन टैक्स, जैसे आपका टैक्स अगर 1 लाख बनता है तो इसके ऊपर टैक्स लगता है। सरचार्ज भी टैक्स ऑन टैक्स होता है, लेकिन सेस और सरचार्ज के बीच में डिफरेंस ये होता है, सरचार्ज तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन सेस किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए कलेक्ट किया जाता है। तो जैसा मैंने कहा कि सेस और सरचार्ज का जो पैसा है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करना पड़ता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस के ऊपर सेस और सरचार्ज इंक्रीज कर देती है ताकि वो पैसा स्टेट्स के साथ शेयर ना करना पड़े। जैसे पेट्रोल टैक्स के ऊपर सेस लगा रखा है काफी ज्यादा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगा रखा है। अब ये पैसा टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, स्टेट के साथ शेयर नहीं करना पड़ता। तो राइटर की शिकायत है जानबूझ के सेंट्रल गवर्नमेंट सेस इंक्रीज करती है सारा पैसा ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाए और स्टेट गवर्नमेंट की जेब में ना जाए। आप यहां पे आंकड़े भी देखिए, जो टैक्स यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है ना उसमें सेस और सरचार्ज का जो रेवेन्यू है ना, यानी जो शेयर नहीं करना होता यूनियन गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, वो शेयर इंक्रीज होता जा रहा है। 2019-20 में नॉन डिविजनल पूल था 12.67%, यानी सिर्फ इतना रेवेन्यू स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करना होता था। लेकिन 2020-21 में ये शेयर यानी नॉन डिविजनल पूल बढ़ के हो गया है 23.46%, यानी 2020-21 में इतना परसेंट रेवेन्यू तो यूनियन गवर्नमेंट को शेयर ही नहीं करना स्टेट्स के साथ। तो ये जो परसेंटेज है ना वो इंक्रीज होती जा रही है, यानी स्टेट्स का जो रेवेन्यू है ना वो श्रिंक होता जाएगा। जैसे एक और आंकड़ा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू की कमाई होती है ना उसमें देखो सिर्फ 32% रेवेन्यू जाता है स्टेट्स के पास और बाकी 68% जाता है यूनियन गवर्नमेंट के पास। पहले 2013-14 में ये शेयर 50-50% हुआ करता था, 50% सेंटर के पास और 50% स्टेट्स के पास। तो देख लीजिए स्टेट्स का जो रेवेन्यू है ना वो श्रिंक हो रहा है। इसके बाद राइटर कहते हैं यही स्टोरी जीएसटी के साथ है। जीएसटी आने से पहले स्टेट गवर्नमेंट्स को कंपनसेशन गारंटी दी गई थी कि अगर आपका रेवेन्यू
2017 से पहले यानी जीएसटी इंप्लीमेंट होने से पहले कम रहता है तो उस रेवेन्यू की भरपाई हम करेंगे। लेकिन कोविड-19 आ गया तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अपने वादे से मुकर गया। इवन जो ड्यू शेयर है स्टेट्स का जीएसटी के अंतर्गत, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी देर से स्टेट्स को दिया जाता है। देर से पैसा मिलने से विभिन्न स्टेट्स की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है काफ़ी ख़राब हो जाती है, उनको मजबूरी में कई बार लोन भी लेना पड़ता है। और अब तो देखो ये जीएसटी कंपनसेशन वाला पीरियड है ना, ये एक्सपायर हो रहा है 2020 में। स्टेट गवर्नमेंट्स ने तो बहुत रिक्वेस्ट की है सेंट्रल गवर्नमेंट से, सर जी प्लीज़ इन इस पीरियड को आप थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, प्लीज़ कर दीजिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है। इस डेडलाइन को एक्सटेंड करने को फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार नहीं है। आगे क्या होता है देखने वाली चीज़ होगी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि यूनियन गवर्नमेंट ने 2018-19 में काफ़ी गलत ढंग से जीएसटी कंपनसेशन सेस का जो पैसा था 47,272 करोड़, ये अपने पास कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा करे रखा, स्टेट्स को ट्रांसफ़र नहीं किया, जबकि स्टेट्स को ये पैसा ट्रांसफ़र होना चाहिए था उसी समय। वैसे तो देखो 15 फाइनेंस कमीशन के अनुसार रेवेन्यू शेयरिंग में स्टेट्स को पैसा मिलना चाहिए 41% और सेंटर को बाकी बचा हुआ 59%। लेकिन आप 2021-22 का बजट एस्टिमेट उठा के देखोगे ना, तो फाइनली स्टेट्स को पैसा मिलेगा सिर्फ 30% और सेंटर को 70%। तो स्टेट्स के पास पैसा नहीं होता है, इसलिए मजबूरी में उन्हें नॉन टैक्स जो एवेन्यूज़ हैं पैसा इकट्ठा करने के, वो एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। नॉन टैक्स एवेन्यूज़ जैसे देखो, आप स्टेट पीसीएस का फॉर्म अगर भरते हो तो स्टेट के पास पैसा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हो तो थोड़ा हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट उससे मुनाफा कमा ले। ये सब नॉन टैक्स एवेन्यूज़ हैं रेवेन्यू कमाने के। लेकिन देखो इसमें भी यूनियन गवर्नमेंट इंटरफेयर करने लगती है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, अगर देखो पीएम केयर फंड में कंपनीज पैसा देती है ना अपनी सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर विभिन्न कंपनीज अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, आपको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता है ना कि किसी भी कंपनी को मतलब पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं उनको अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% जो है वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ एक्टिविटीज़ में खर्च करना पड़ता है। तो पीएम केयर में वो पैसा दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीएम डिजास्टर रिलीफ फंड में जब वो पैसा देती हैं तो यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, ये सीएसआर एक्सपेंडिचर नहीं है, हम नहीं काउंट करेंगे इसे। एमपी लाइट जो स्कीम है वो कोविड-19 के दौरान सस्पेंड कर दी गई थी, अब तो फिर से चालू कर दी गई है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट्स बेचारी क्या करें, वो सोचती हैं कि लोन ले लेते हैं, चलो और क्या करें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत कहा कि आप हमारी जो उधार लेने की लिमिट है ना वो इंक्रीज कर दीजिए। यूनियन गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, एफआरबीएम एक्ट के तहत हम आपकी उधार लेने की जो लिमिट है वो 3% से इंक्रीज करके 5% कर देते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। आपको ये कंडीशंस फुलफिल करनी है, जैसे 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स, अर्बन लोकल बॉडीज, यूटिलिटी रिफॉर्म्स, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। ये रिफॉर्म्स जैसे जैसे आप लेके आओगे आपकी उधार लेने की जो लिमिट है ना वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ये सारे इश्यूज हैं जो हमने डिस्कस किए। लास्ट में राइटर सॉल्यूशंस भी देते हैं। वो कहते हैं कि देखो फेडरलिज्म हमारे देश में जिस प्रकार से चल रहा है ना, इस पर रिसर्च होनी चाहिए, इस पर इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। जैसे पहले एक कमेटी आई थी राजा मन्नार कमेटी, जिसने यूनियन स्टेट रिलेशंस को स्टडी किया था, उसी प्रकार की अभी एक स्टेट सेंट्रिक कमेटी आनी चाहिए जो यूनियन और स्टेट रिलेशंस के बारे में स्टडी करे और स्टेट्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिले। इस संदर्भ में वो कमेटी अपनी सजेशंस दें। जैसे देखो 2004 के आसपास एक और कमेटी आई थी, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन, एक कोई ग्रुप या फिर फोरम होना चाहिए जिसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स आपस में कंसल्ट कर सकें अगर कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर पर कानून बनाना हो। अभी तो देखो यूनियन गवर्नमेंट बहुत बार कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर पर कानून बना देती है बिना स्टेट गवर्नमेंट से पूछे। तो स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्टेशन होनी चाहिए और इसके लिए एक डेफिनेट मैकेनिज्म, कोई फोरम होना चाहिए जहां पे कंसल्टेशन हो सके। और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स ह्यूमन रिसोर्सेज भी डिप्लॉय कर सकती हैं कि हाँ, हमसे कंसल्टेशन हो, हमसे पूछा जाए, हमसे राय ली जाए अगर कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर्स पर कोई कानून बनाना हो। वैसे देखो विभिन्न
स्टेट के सीएम जो है ना, अभी कोविड-19 के दौरान आपस में मिले थे, तो राइटर के अनुसार रेगुलरली उनको आपस में मुलाकात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आए तब विभिन्न स्टेट्स के जो सीएम हैं वो आपस में मिलें। केरला के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक आर्टिकल लिखा था, हिंदू में ही लिखा था, हमने उसको डिस्कस भी किया था, वो भी फिस्कल फेडरलिज्म से संबंधित था। इसके अलावा देखो, जब 15th फाइनेंस कमीशन इनिशियल स्टेज पर था ना, तो केरला के फाइनेंस मिनिस्टर ने अलग अलग जो साउथ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, उनकी मीटिंग बुलाई। तो राइटर के अनुसार इसी प्रकार से विभिन्न स्टेट्स के जो सीएम हैं उनको आपस में एक साथ आना होगा और अपनी आवाज़ रखनी होगी, ताकि स्टेट्स के जो राइट्स हैं, स्टेट की जो ऑटोनॉमी है, उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। यूनियन गवर्नमेंट को और ज़्यादा अच्छे से कंसल्ट करना होगा अलग अलग स्टेट्स के साथ लॉ मेकिंग प्रोसेस में। यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को और सिटीजन्स को पार्टनर ट्रीट करे, ना कि सब्जेक्ट। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया फिस्कल फेडरलिज्म से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? तीसरा इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग जो है वो कन्वीन किया गया, यानी ऑर्गेनाइज किया गया भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा इस संडे को। कोई आ गया इस संडे को। तो देखो, ये सही चीज़ थी, क्योंकि इंडिया ना अब सेंट्रल एशिया के साथ रिलेशंस अच्छे करने पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा, शायद 10 नवंबर की बात थी, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, उन्होंने कई सारे देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को इनवाइट किया था अफगानिस्तान के मुद्दे पर बात करने के लिए। तो ऑलमोस्ट सभी सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे उस कॉन्फ्रेंस में। और अब जो 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे है, तो उस मौके पर जो परेड ऑर्गेनाइज होगी उसमें 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को इनविटेशन भेजा गया है। तो इन देशों के जो प्रीमियर्स हैं वो हमारे देश में आएंगे चीफ गेस्ट बनकर। संडे को जो इश्यूज डिस्कस किए गए विदेश मंत्रियों की मीटिंग में, उसमें देखो जो सबसे मेन इशू डिस्कस किया गया वो अफगानिस्तान है। किस प्रकार से अफगानिस्तान को एड प्रोवाइड की जाए, क्योंकि तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है ना वो कोलैप्स कर गई है। वहाँ पर लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए फूड ग्रेन्स नहीं है और वो भूखमरी के शिकार हो जाएंगे अगर जल्द ही उन्हें एड ना पहुँचाई गई। इसके साथ साथ इस बात पर भी चर्चा हुई कि कैसे सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच ट्रेड को इंक्रीज किया जाए, कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जाए। देखो, सेंट्रल एशिया के साथ ना हमारी कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, बीच में पाकिस्तान आ जाता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। वैसे छबार पोर्ट हमने डेवलप किया, लेकिन अब अफगानिस्तान में चूंकि तालिबान का रूल आ गया है तो छबार पोर्ट में भी दिक्कत है। ऊपर से यूएसए ने ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगा रखे हैं, तो उसकी वजह से हम छबार पोर्ट को जैसे डेवलप करना चाहते थे वैसे डेवलप नहीं कर पाए। मतलब ये सारी दिक्कतें हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया और सेंट्रल एशिया के विदेश मंत्रियों के बीच जो मीटिंग हुई उसके बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की गई, उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया हम सभी देश अफगानिस्तान के इशू पर ब्रॉड रीजनल कंसेंसस शेयर करते हैं। मतलब हमारे जो विचार हैं मिलते हैं अफगानिस्तान के इशू पर। देखो, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के डर है ना कि तालिबान अब सत्ता में आ गया है तो टेररिज्म इंक्रीज हो सकता है, हमारे देश में भी रेडिकलिज्म इंक्रीज हो सकता है, ड्रग्स की जो स्मगलिंग है वो बढ़ सकती है, रिफ्यूजीज ज़्यादा आ सकते हैं, ये सारे कंसर्न्स इंडिया को भी हैं। तो जो डर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को है वो डर इंडिया को भी है, बट अप्रोच में थोड़ा डिफरेंस है। अभी तक इंडिया ने डायरेक्ट रिलेशंस नहीं इस्टेब्लिश किए हैं तालिबान के साथ। अभी फ़िलहाल हमारी अफगानिस्तान में कोई एम्बेसी नहीं है। तालिबान के सत्ता के आने के बाद हमने सारे स्टाफ को इवैक्यूएट कर दिया था। लेकिन ज़्यादातर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं ना वो अभी बायलैटरल टॉक्स मेंटेन कर रही हैं तालिबान रजीम के साथ। जैसे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन्होंने तो अपने मिशन को भी रीओपन कर लिया है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के बाद अगर बात करें ट्रेड की, देखो इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच ट्रेड जो है ना बहुत कम है, $2 बिलियन से भी कम। चाहते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी, इंडिया भी ट्रेड इंक्रीज हो, लेकिन इशू कनेक्टिविटी का ही आ जाता है। तो इंडिया ने सेंट्रल एशिया में विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की है। मतलब सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज़ हैं प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए लोन ले सकते हैं $1 बिलियन के अंदर अंदर।
और भी इश्यूज पर चर्चा हुई, जैसे छबार पोर्ट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये लाल वाला, ये ना तो अफगानिस्तान से जाता है ना ही पाकिस्तान से जाता है। बट बात वही है कि ईरान के ऊपर भी अब यूएसए ने सैंक्शंस लगा के रखे हैं। इसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट्स जैसे तापी पाइपलाइन है, तापी पाइपलाइन में ये 4 देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इस पर भी चर्चा हुई। नेक्स्ट पॉइंट, देखो इंडिया को सेंट्रल एशिया के साथ रिलेशंस मजबूत करने की आवश्यकता है और इसके लिए सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच ट्रेडिशनल, हिस्टोरिकल और जो कल्चरल लिंक्स हैं उनको रिवाइव किया जाए। बट इसके साथ साथ देखो इंडिया को यह भी समझने की आवश्यकता है कि सेंट्रल एशिया के साथ रिश्ते बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने में ना बीच में बाधाएं हैं। बाधाएं क्या हैं? अभी तक देखो सेंट्रल एशिया पर ना रशिया का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा है, क्योंकि ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। परंतु अब चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत यहाँ पर काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया है। इवन यूएसए भी अफगानिस्तान से बाहर जाने के बाद सेंट्रल एशिया में अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कितना इंडिया अपना जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू है। पाकिस्तान कनेक्टिविटी के बीच में बाधा है। ईरान की बात की, ईरान का जो अल्टरनेटिव रूट है छबार पोर्ट से होते हुए, वो भी, उसमें भी रुकावट आ गई, क्योंकि अफगानिस्तान में अभी सत्ता इस्टेब्लिश हो गई तालिबान की। और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसको भी अच्छे से इस्टेब्लिश करना इतना आसान नहीं है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं। तो ये चैलेंजेस हैं जो हमने डिस्कस किया है इंडिया और सेंट्रल एशिया के रिलेशंस मजबूत होने में। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशंस तो राइटर देखो कुछ खास देते नहीं हैं। राइटर बोलते हैं सेंट्रल एशिया में ग्रेट गेम खेला जा रहा है बड़ी पावर्स के बीच, जैसे चाइना अपने नए नए प्रोजेक्ट के तहत इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, रशिया का ऑलरेडी यहाँ पे इन्फ्लुएंस है वो मेंटेन करके रखना चाहता है, यूएसए अपनी जड़ें जमा रहा है। तो ग्रेट रेवलरीज के बीच, ग्रेट गेम के बीच इंडिया को भी अपनी जड़ें जमानी है, तो इंडिया को अपने प्रयास रीडबल करने होंगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ रिश्तों को सुधारने में। सेंट्रल एशिया एक बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट है, सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, तो इंडिया को बस अपने प्रयास जो है वो रीडबल करने होंगे। यही सॉल्यूशन राइटर देते हैं, जो कि कुछ खास नहीं है। मतलब बोलना तो बहुत आसान होता है ना, प्रयास रीडबल करना। आप भी दे दो कि प्रयास 3 गुना करने होंगे। स्पेसिफिकली अगर सॉल्यूशन बताए जाए ना, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं कि भैया ये कर लो। वेगली बोलना कि आप ये कर लो, ये आसान होता है। खैर चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इनइक्वालिटीज से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आप रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट समझते हो ना। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट कहता है कि जो बहुत अमीर लोग हैं ना, जो रिच लोग हैं, उनसे पैसा लिया जाए सरकार के द्वारा। सरकार लेती है टैक्स लगा के। हमारे देश में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, जैसे देखो जिसकी इनकम 1 साल में 5 लाख तक है उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टैक्स इंक्रीज होता जाएगा। तो सरकार अमीर लोगों से ज़्यादा पैसा लेती है और बाद में उस रेवेन्यू का इस्तेमाल करती है कई सारी स्कीम्स चलाने के लिए, जैसे मनरेगा स्कीम है, स्कूल एजुकेशन है, सरकारी स्कूल फ्री चलते हैं। तो ये सरकार वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, अमीर लोगों से लेकर गरीब लोगों को देती है। जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि देखो अगर हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, वो कुछ काम नहीं कर सकते, तो फिर ना सिर्फ ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट तो है ही है, लेकिन आप दूसरे एस्पेक्ट भी देखो ना। इतने सारे गरीब लोग होंगे तो वो क्राइम के रास्ते पर चलेंगे, क्राइम करेंगे तो फिर सोसाइटी में अनरेस्ट पैदा होगा, अनरेस्ट पैदा होगा तो फिर जो अमीर लोग हैं वो भी अमीर नहीं रह पाएंगे, वो भी मतलब हमेशा चिंतित रहेंगे अपनी वेल्थ के बारे में कि कोई भीड़ आए हमारे घर पर, वो लूट के ना ले जाए पैसा। तो सोसाइटी को स्टेबल रखने के लिए ना रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जरूरी है, लेकिन लिमिट होनी चाहिए, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। ये पूरी डिबेट है, ये जो आइडियोलॉजिकल डिबेट थी ना सोशलिज्म कम्युनिज्म के बीच और कैपिटलिज्म के बीच, वो काइंड ऑफ यही डिबेट थी। जो ये लोग हैं लिबरल स्कूल वाले, कैपिटलिज्म वाले, ये बोलते हैं कि नहीं ज़्यादा टैक्स ना लिया जाए। ये तो बात वही हुई कि लेबर हम कर रहे हैं, यानी पैसा हम कमा रहे हैं, सरकार हमसे पैसा छीन रही है और कुछ लोगों को दे रही है,
जबकि उनको तो काम ही नहीं करना पड़ेगा, तो ये डिबेट है, चलती रहती है। लेकिन इस बात पर तो ज़्यादातर लोग सहमत होंगे कि इनइक्वालिटी सोसाइटी में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ती है तो ये समाज के लिए ठीक बात नहीं है। तो अभी ग्लोबल इनइक्वालिटी से संबंधित कुछ डेटा आया, जिसमें यह कहा गया कि टॉप 10% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है ना, उनके पास 52% ऑफ टोटल इनकम है, जबकि बॉटम हाफ यानी नीचे के जो 50% पॉपुलेशन है ना, उनके पास सिर्फ 8.5% इनकम है। तो मतलब बीच की जो 40% लोग हैं ना, उनके पास 40% इनकम है। तो ये डेटा तो ये श्योर करता है, ये कहता है कि मिडिल क्लास जो है वो एक्सपेंड हो रही है। तो ऊपर की साइड तो इनकम डिस्पैरिटी थोड़ी कम हो रही है, लेकिन नीचे की साइड देखिए ना, नीचे के जो 50% लोग हैं उनके पास सिर्फ 8.5% इनकम है। और भी डेटा है। वेल्थ की बात करें, टॉप 10% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है ना, उनके पास 76% ऑफ टोटल वेल्थ है। सोच के देखिए, मतलब टॉप 10% लोगों के पास 76% वेल्थ है, और नीचे के जो 50% गरीब लोग हैं ना, उनके पास सिर्फ 2% वेल्थ है। ये कोट आप इस्तेमाल कर सकते हो इनइक्वालिटी से संबंधित जब आपको कुछ लिखना हो। तो इतनी इनइक्वालिटीज हैं वर्ल्ड में, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स है ना, वो फेल हो रहे हैं। और देखो, ये जो इनइक्वालिटी है ना वेल्थ में, ये यूरोप में कम है। कहाँ ज़्यादा है? वेस्ट एशिया में, नॉर्थ अफ्रीका में, इन देशों में ज़्यादा है ये इनइक्वालिटीज। जैसे यूरोप में तो टॉप 10% जो है ना, उनका इनकम शेयर 36% है, जबकि वेस्ट एशिया में टॉप 10% का इनकम शेयर 58% है। नॉर्थ अफ्रीका में भी यही आंकड़ा है। वैसे तो देखो, इकोनॉमिक्स की एक थ्योरी है कुजेंट्स थ्योरी, प्री में भी पूछी जा सकती है, देख लीजिए। ये मैप बनता है कुजेंट्स थ्योरी में, यहां पे है इनइक्वालिटी और यहां पे है पर कैपिटा इनकम। ये कुजेंट्स थ्योरी ये कहती है जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी ना, इनइक्वालिटी पहले तो बढ़ेगी, पीक पर आएगी, फिर कम होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी जो ये ग्लोबल डेटा आया है ना, वहां पे कई देशों में ये जो पैटर्न है वो फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे कि देखो, हाई इनकम कंट्रीज है ना, यूएसए, यहां पे इनइक्वालिटी ज्यादा है, जबकि स्वीडन जैसे देश जो है ना, वहां पे मॉडरेट लेवल ऑफ इनइक्वालिटी है। इसी प्रकार की कॉन्ट्राडिक्शन ब्राजील में, इंडिया में, चाइना में भी देखने को मिलती है, जबकि मलेशिया और उरुग्वे में इस प्रकार की कॉन्ट्राडिक्शन नहीं देखने को मिलती है। शायद आपको अभी तक पॉइंट समझ में ना आया होगा। पॉइंट राइटर का ये है कि कुजेंट्स थ्योरी के अनुसार जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी ना, तो इनइक्वालिटी एक बार तो बढ़ेगी, बाद में कम होना स्टार्ट होगी। लेकिन कई सारे देशों में ना ये पैटर्न नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब जो इनइक्वालिटी बढ़ी है ना, वो राइजिंग इनकम लेवल के कारण नहीं बढ़ी है। कई सारे देश ऐसे हैं जो वैसे अमीर हैं, लेकिन वहां पे गवर्नमेंट्स पुअर हैं, वहां पे इनइक्वालिटी ज्यादा हुई है। क्यों? इसके देखो रीजंस ये हैं। एक तो जब गवर्नमेंट गरीब होती है ना, गवर्नमेंट गरीब मतलब सरकार के पास कम रेवेन्यू होता है। अब कुछ भी हो सकता है, सरकार के पास कम रेवेन्यू क्यों? वो टैक्स कम लगा रहे हैं। टैक्स कम क्यों लगा रहे हैं? हो सकता है कि जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं, उनकी लॉबी बहुत बड़ी है, वो टैक्स को इंक्रीज ही नहीं होना देना चाहते। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट अगर गरीब होगी तो उनके पास पैसा कम होगा, वो गरीब लोगों को कम दे पाएगी। मतलब अमीर लोगों के पास पैसा और जाएगा, वो और ज़्यादा पावरफुल होंगे, मतलब इनइक्वालिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। और जो गवर्नमेंट है वो सही मायनों में रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकेगी। तो ऐसे ऐसे रीजंस हैं, अलग अलग सेंस में इनइक्वालिटी से संबंधित। कोई बहुत ज़्यादा पॉइंट्स तो नहीं निकलते हैं, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हो आंसर राइटिंग में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।